हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सभी सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी की क्लास थर्ड, क्लास 4 और क्लास 5 की एनसीईआरटी ईवीएस पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये सारे पीडीएफ्स आप सभी को मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और ये सारा चीज़ मैं आप सभी को आज पढ़ाने वाली हूँ और ये वो टॉपिक्स है जहाँ से हर बार प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जो है वो बनाया हुआ है। सारा चीज़ मैंने खुद से किया है और ये मेहनत मुझे आप सभी को पता है कि मेरी मेहनत आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये बात करेंगे हम सीटेट एनसीईआरटी की क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस के लिए पेपर 1 के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली आप सभी के लिए। और इसके पहले की क्लास 3 की वीडियो आप सभी ने देखा होगा एनसीईआरटी की, वो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आप सभी को हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। चलो चले स्कूल चैप्टर्स का नाम है, जिसमें आप सभी को विभिन्न प्रकार के जो है जगहों पर बच्चे किस तरीके से जाते हैं वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे बात करेंगे असम, तो असम में जो है बांस से बने पुल पर जो है बच्चे वहाँ से विद्यालय जो है वो जाते हैं। यानी बांस के बने पुल पर कहाँ के बच्चे विद्यालय जाते हैं? तो असम के बच्चे। ठीक है, इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो असम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बारिश जो होती है वो बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी जो है भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते, एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की मेन जो है पिक्चर्स नहीं है, लेकिन जो विशेषताएं हैं वो आपको याद रखनी है। इस तरीके से यानी बांस के बने पुल को कुछ बच्चे जो है एक हाथ में किताबें लेते हैं और एक हाथ से बांस के बने पुल को पकड़ करके वह पुल को पार करते हुए विद्यालय जाते हैं। ये मुख्य विशेषता कहाँ की है? बांस से बना पुल से कहाँ के बच्चे विद्यालय जाते हैं? असम के बच्चे। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट बात करें तो ट्रॉली से कहाँ के बच्चे जो है वह विद्यालय जाते हैं? तो लद्दाख के जो बच्चे हैं वह ट्रॉली से विद्यालय जाते हैं। यहाँ पर ट्रॉली में बना हुआ है, देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है यहाँ पे ट्रॉली से नदी पार करते हुए जो है दूसरी तरफ विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी, ये भी याद रखना है कि किस चीज़ की रस्सी होती है? लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कस कर बंधी रहती है। ट्रॉली जो कि लकड़ी से बना झूला होता है, किसका बना होता है? लकड़ी से बना झूला, जिसको ट्रॉली कहते हैं। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है और पुली है यहाँ पर देख सकते हैं, ये सरकती इस रस्सी पर। पुली की मदद से हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार, यानी अपने विद्यालय। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रॉली से कहाँ के बच्चे विद्यालय जाते हैं? तो लद्दाख के। और इनकी क्या विशेषताएं हैं वो भी मैंने आप सभी को बता दी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना टेलीग्राम रोजगार विद कृतिका RWK पे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ ही अब बात करेंगे स्कूल चले स्कूल में ही थर्ड जो हमें देखना है वो देखना है सीमेंट के पुल। जो आम लोग होते हैं वो क्या है, सीमेंट के पुल पे बने जो है विद्यालय जाते हैं। सीमेंट का जो पुल बना होता है उससे पार करते हुए नदी को वो विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि हमें भी कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट जो देखते हैं साधारणतः जो पुल होता है वो सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से जो है वो बना होता है। लोहे का जो सरिया होता है, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए भी जो है वो सीढ़ियाँ बनी होती हैं। तो यहाँ पर जो है सीमेंट से बने पुल की मुख्य विशेषता है, बट इससे प्रश्न उतना नहीं बनता, लेकिन हाँ आपकी बुक में दिया हुआ था इसलिए मैंने उसके बारे में आप सभी को बता दिया। अब बात करेंगे जो है वल्लम। वल्लम जो है वो कहाँ के बच्चे वल्लम से स्कूल जाते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं केरल के जो बच्चे हैं वो वल्लम से स्कूल जाया करते हैं। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं ये बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि केरल के कुछ भाग में बच्चे जो है वो पानी को पार करने के लिए बल्लम किस चीज़ का बना होता है? लकड़ी की बनी छोटी नाव। यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है, लकड़ी की बनी छोटी नाव को क्या कहते हैं? तो बल्लम। या फिर इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि बल्लम किस चीज़ों की बनी होती है? तो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। या बल्लम क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि केरल के जो बच्चे होते हैं वो बल्लम से ही नदी पर, मतलब बल्लम के द्वारा बैठकर नदी से जो है अपने विद्यालय को पहुँचते हैं, बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका केरल के विशेषता, केरल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ऊँट गाड़ी की जो किसकी मतलब ऊँट गाड़ी से कहाँ के बच्चे जो है विद्यालय जाते हैं? तो राजस्थान के जो बच्चे हैं वो ऊँट गाड़ी, यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर्स में, ऊँट गाड़ी में जो है बैठकर जो है विद्यालय जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर विशेषताएं कुछ पढ़ लेते हैं कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। और रेगिस्तान में आप सभी को पता है दूर ही दूर तक रेत भी नजर आती है और रेगिस्तान में ही आपको ऊँट भी देखने के लिए मिलता है। तो दिन में जो
तो रेत खूब तपती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में आपको ऊँट काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके से इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि ऊँट ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिलता है? राजस्थान में। यानी गर्मी भी कहाँ देखने के लिए मिलती है? राजस्थान में। तो अगर ऊँट वहाँ ज़्यादा है तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ऊँट ज़्यादा राजस्थान में और वहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। दूर दूर स्कूल रहता है तो बच्चे क्या है, ऊँट गाड़ी से विद्यालय जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बैलगाड़ी का प्रयोग जो है वो कहाँ के बच्चे करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैलगाड़ी पे जो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। और आप सभी को बता दी ये एनसीईआरटी की पिक्चर्स नहीं है, तो मैं सभी को बता दी यहाँ पे कुछ ऐसे छतरी नुमा जो है, यहाँ पे कुछ छतरी नुमा जो है बना होता है, जिससे बच्चे को धूप और बरसात से भी राहत मिलती है। यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो आप सभी को दिखा देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे छतरी बनी होती है, इससे बैलगाड़ी पे हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज धूप या बारिश तो हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल देते हैं। तो मैंने आप सभी से कहा ना कि यहाँ पे जो है छतरियाँ बनी होती है, जिससे अगर धूप हो या बारिश हो तो ये अपनी छतरियाँ खोल देते हैं। यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है। तो कहाँ के बच्चे? जो कि बैलगाड़ी मैदानी इलाके के एक गाँव की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जंगल से जाते बच्चे। जो जंगल से जाते बच्चे हैं वह जो है किस तरीके से जो है विद्यालय जाते हैं, उसकी मुख्य विशेषताएं आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही हैं। ठीक है, स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं तो जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। यानी आपने सभी ने देखा होगा कि जंगल की जो पत्तियाँ होती हैं, यानी कि जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं और इसमें धूप की जो पड़ती है, यानी सूर्य की जो किरणें होती है वो धरती तक नहीं आ पाती और जंगल में भी अंधेरा सा लगता है। इसलिए वहीं पर ये बात कह रहा है कि दिन में भी रात जैसी लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षी और जानवर की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ये कहाँ के बच्चों की विशेषता बता रही है? जंगल से जाते बच्चे जो कि अपने स्कूल जा रहे हैं, उनकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर की पहाड़ियाँ, जो कि बर्फ़ पर चलते बच्चे। इस तरीके से दिखाया गया है उत्तर की पहाड़ियाँ, जहाँ पे बर्फ़ से चलते हुए बच्चे जो है यहाँ पर विद्यालय जा रहे हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, मीलों बर्फ फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर भी फिसल सकते हैं। यहाँ पे यही चीज़ कर सकते हैं, या पैर यहाँ फिसल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है उत्तर की पहाड़ियाँ जो है बर्फ़ पे चलते बच्चे जो कि इससे विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, और ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते जो कि उत्तराखंड का है। आप सभी को बता दें ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते से कहाँ के बच्चे जो है विद्यालय जाते हैं? तो उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दूर तक रास्ते ऊबड़ खाबड़ और पत्थरों से भरे होते हैं। मैदानी इलाकों या शहरों के बच्चे को इन रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल लग सकता है। इसके विपरीत यहाँ रहने वाले बच्चे इन पहाड़ी रास्तों को आसानी से भागते हुए पार कर लेते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी के ये वाला चैप्टर्स हो जाता है कंप्लीट, यानी चलो चलो स्कूल जो है चैप्टर्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कान कान में नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर में किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। और आप सभी को बता दें कि ये वीडियो मैं चाहती तो एक एक करके एक चैप्टर्स के लिए लेकर आती, बहुत छोटी होती बट आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते, बट आपके पास टाइम नहीं है, मुझे पता होगा, क्योंकि आप सभी क्या है सोचेंगे जहाँ पे भी अच्छे से जल्दी पढ़ा जाए वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है कान कान में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो पक्षियों के बारे में बात करते हैं कि पक्षियों के सिर के दोनों ओर कान के लिए छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। तो पक्षियाँ कहाँ से सुनती है? उनके जो है पंखों के बीच एक छोटा सा छेद होता है, दोनों कानों में छोटा छोटा, उससे उनको क्या कहते हैं? उससे कान कहते हैं, यानी छिपकली, उससे वो सुनते हैं। छिपकली और मगरमच्छ जैसे सरीसृपों के कान के लिए छोटे छेद भी होते हैं जिन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है। सांपों के सिर के किनारे पर बाहरी कान में छिद्र नहीं होता, लेकिन वे ध्वनि कंपन और कम आवृत्ति वाली ध्वनियों का पता लगाकर हलचल को समझ सकते हैं। ये सांप की विशेषता बताई जा रही है। मैंने एक अपने नोट्स में यहाँ पे ऐड किया था, तो मैंने यहाँ पे आप सभी को मैं लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा भी है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। अगर आप जो है गाय की बात करें तो गाय के जो कान होते हैं वो बाहर आप सभी को दिखाई देते हैं। तो गाय क्या देती है? गाय बच्चे देती है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, तो जैसे आपकी पक्षी हो गया, पक्षी क्या होती है? अंडे देती है। वही कह रहा है कि उनको बाल नहीं होती और वे अंडे देती हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिनके जो है कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक, ये भी प्रश्न बना है। आप सोचेंगे ये कैसे प्रश्न बता रही है? तो फ्रेंड्स, आपसे पता है इस तरीके से भी प्रश्न बने हैं। हाँ, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया उन्हें पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो जो पहले दिए हैं वो जरूर अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे नंदू हाथी के बारे में नेक्स्ट चैप्टर।
इससे भी प्रश्न बनता है। अब आपको बताएंगे किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अगर हाथी देखे होंगे तो हाथी में बड़े हाथी, छोटे हाथी, सब तरीके के यानी बच्चे भी होते हैं, बहतनी भी होती है, हाथी भी होता है, यानी सब जो होते हैं देखने के लिए मिलते हैं झुंड में। इस तरीके से मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हाथियों के जो झुंड होते हैं उसमें हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। झुंड के सबसे जो बुजुर्ग हथिनी होती है वह पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। जैसे आपके घर के सबसे जो दादा दादी होती हैं, यहाँ पे दादा की बात नहीं की जा रही क्योंकि यहाँ पे हथिनी की बात की जा रही है, उनके बच्चे पे। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि आपके घर में भी जिस तरीके से दादी व घर की जो है मुखिया होती है, उसी तरीके से पूरे हथिनियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग महिला होती है, जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है, वह क्या होती है, उस अपने झुंड की जो है नेता कहलाती है। एक झुंड में कम से कम 10 से 12 हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। तो ये पॉइंट्स एग्जाम में पूछा गया है और मैं इसे इंपॉर्टेंट कहूँगी क्योंकि यहाँ पे आपको 10 से 12 हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन्स है और मैं आप सभी को बता दूँ, मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि एग्जाम में जब यहाँ पे 15 से 16 या 17 से 18 हथिनियाँ के बच्चे होते हैं या हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, इस तरीके से प्रश्न बनता है तो वहाँ पे उस चीज़ को आपको गलत करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा 10 से 12 हथिनियाँ और उनके बच्चे जो है एक झुंड में होते हैं। और हाथी 14 से 15 साल तक जो है एक झुंड में रहते हैं, यानी कि 14 से 15 साल तक जो है एक झुंड में जो है जो छोटे हाथी रहते हैं वो अपनी माँ के साथ रहते हैं और उसके बाद वे झुंड छोड़ देते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो गया जाएगा तो वह अपना झुंड जो है वो छोड़ देगा। हाथी की तरह ही वह कुछ जानवरों समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जो जानवर है मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि हाथियों की मुख्य कार्य क्या है, तो घूमना, फिरना, नहाना और खाने की तलाश में दौड़ना। तो आप सभी को बता दें यहाँ पे नहाना कैसे, जहाँ पे देखते हुए कीचड़ होता होगा, पानी इकट्ठा होता होगा, वहाँ पे हाथियाँ जो है वह खेलते हुए आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे खिचड़ी वृक्ष के बारे में, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न बनते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसोपिस सेनेरिया। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ देगा कि प्रोसोपिस सेनेरिया जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेगिस्तान के इलाके में देखने के लिए मिलता है। रेगिस्तानी क्षेत्र का मूल निवास है और इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसकी छाल का उपयोग औषधि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो खिचड़ी के पेड़ के वृक्ष का। ठीक है, जबकि इसकी फलियों को पकाकर भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह पेड़ बच्चों के लिए खेलने के लिए छाया प्रदान करता है। ये जो है आपका जो कूट वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो एक एक लाइन याद रखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा फ्रेंड्स। ये क्लास में इसीलिए लेकर आई हूँ कि आपको अपना जो है पूरा एफर्ट देना है, पूरा ध्यान इस पर देना है, तभी आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे औरों के पीछा। यहाँ पे बताया गया कि जानवरों के चारे का स्रोत है राजस्थान में। इसे एक अत्यंत मूल्यवान वृक्ष माना जाता है, जिसे रेगिस्तान के लिए जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो ये खिचड़ी की वृक्ष की मुख्य विशेषता है, जो कि औषधि के रूप में जानी जाती है। बच्चे यहाँ पे खेलना पसंद करते हैं, दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और मूल्यवान वृक्ष माना जाता है और राजस्थान में पाई जाती है। कौन सा, खिचड़ी का पेड़। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अनीता की मधुमक्खियाँ और इस चैप्टर से भी प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं जो भी इंपॉर्टेंट था उस 40 चैप्टर्स को मैं लेकर के आई हुई हूँ विद पिक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं लीची। और यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह किस वृक्ष को देखकर आकर्षित होती हैं, तो वह लीची के फूल पर जो है उसको देखकर आकर्षित होती है और यहाँ पर उसी को बताया गया है। ठीक है, तो लीची की जो खेती होती है वो मधुमक्खी पालन के लिए आदर्श होती है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर जो है कौन सा समय होता है, समय आपको याद रखना है, समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है और ये जो है उस समय में अंडे देने का अनुरूप होती है। मधुमक्खी पालन के लिए विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है और छत्तों को रखने के लिए मधुमक्खी के लिए एक बक्से और मधुमक्खी पालक प्रबंधन को सीखने के लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मुख्य रूप से आप सभी को ये वाला पॉइंट्स याद रखना है, इसमें से एक भी पॉइंट्स छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर नेक्स्ट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। करडम मल्लेश्वरी, इससे भी प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनको भी मैंने लिया हुआ है। ठीक है, करडम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलक है। ठीक है, करडम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और यह जब 12 वर्ष की थी तभी से इनको प्रशिक्षण शुरू किया था और 29 से अधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय पदक जीती है और 130 किलोग्राम तक का जो है वजन उठा सकती हैं। इनके बारे में एनसीईआरटी की बुक्स में ये लाइन्स दी गई है। इस तरीके से करडम मल्लेश्वरी के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला से भी प्रश्न बनते हैं। मधुबनी चित्रकला से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स। ऐतिहासिक रूप से यह चित्र त्योहारों के दौरान घरों की दीवारों और आंगनों को शोभा बढ़ाते हैं। इन्हें चावल के पेस्ट में हल्दी, नील और पौधे से प्राप्त प्राकृतिक रंगों को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये पूरी पॉइंट्स। उसके बाद इन डिजाइनों में आमतौर किस किस चीज़ के चित्र बने होते हैं, तो मनुष्य के, जानवर के, फूल के, पेड़ के, पक्षी के और मछलियों के चित्र बने होते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में, एक मिनट फ्रेंड्स, इस पिक्चर्स में आप सभी देख सकते हैं किस किस चीज़ की पिक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मछलियों की पिक्चर्स बनी हुई है, मछली की बात मैंने की, पक्षी बनी हुई है, पक्षियों की बात मैंने की, फूल बने हुए हैं, फूल की बात की, पेड़ दिख रहा है ये, ठीक है, पेड़ बनी होती हैं, और कुछ जानवर भी बने होते हैं। ठीक है, कुछ जानवर भी और मनुष्य के चित्र भी बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, चू चू करती आई चिड़िया। ठीक है, इससे भी प्रश्न काफ़ी एग्जाम में बने हैं, तो इस चीज़ को भी मैं आप सभी को बता देती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चू चू करती आई चिड़िया, कलचिड़ी पक्षी के लिए इंडियन रॉबिन। ठीक है, इनकी बात करते हैं कलचिड़ी की। घोंसला जो इनकी किस तरीके से होती है, यह सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाती हैं। इसका घोंसला घास से बना होता है, उनके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई बिछी होती है। कलचिड़ी की जो बच्चे की चोंच अंदर से लाल होती है और वह अपने बच्चों को छोटे छोटे कीड़े खिलाती है। तो ये हो जाएगी आपकी कलचिड़ी की विशेषताएं। ठीक है, आप इसको रोक करके अच्छे से समझ के जरूर पढ़िएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बात करेंगे कौवा। आप सभी ने कौवा देखा होगा, तो उनके बारे में बात करते हैं। कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। ये वाले पॉइंट्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क करूँगी। अब जब हम आपको चील पढ़ाएंगे तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट से आप लिख लीजिएगा कि कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी इस्तेमाल होती है, या इन चीज़ों का प्रयोग करके जो है कौवा अपना घोंसला बनाता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, इस तरीके से भी प्रश्न बनता है कि जो कौवा होता है वहाँ पे इनके बारे के लोहे के तार, इसके जो घोंसले होते हैं वो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं, इनके घोंसले की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कोयल बहुत मीठा गाती है। इसमें मैं दो पक्षियों की बात करूँगी, कोयल और बसंत गौरी की। कोयल और कौवे में थोड़ा सा अंतर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, मैं आप सभी को यहाँ पे बताती हूँ। कोयल जो है वो बहुत मीठा गाती है, वह अपना घोंसला जो है यहाँ पे बनाती नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोयल जो है अपना घोंसला बनाती नहीं है, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। आप सभी को बता दें, ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा कि कौवे के घोंसले में कौन सी पक्षी जो है अंडे देती है, तो कोयल, और कौवा जो है अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात करेंगे बसंत गौरी की। ठीक है, तो डाल से घोंसला लटका हुआ है। आप सभी को बता दें, आप सभी देख सकते हैं, मैंने बोला कि एनसीईआरटी की पूरी ये जो है पिक्चर्स नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो उनके घोंसले लटके होते हैं डाल से। पक्षियों में भी कितना अंतर है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है और वह कहीं कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के पीछे के ऊपर और आईने के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दर्जन पक्षी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, और शक्कर खोरा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे दर्जन चिड़िया की। जो जो यहाँ पे का तो जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है। वह अपनी नुकीली चोंच, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, यहाँ पे पत्तियों को सीती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे से देने के लिए भी तैयार करती है, और यही है उसका घोंसला। बात करेंगे शक्करखोरा की। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतले टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। ठीक है, ये है शक्करखोरा की मुख्य विशेषता। वहीं पे बीवर पक्षी की बात करेंगे तो बीवर पक्षी की मुख्य विशेषता आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए, सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। आप सभी को बताते हैं इस तरीके से उनके जो घोंसले बने होते हैं, ढेर सारे घोंसले जो है नर पक्षी बनाता है, और उसके साथ ही यहाँ पे डाली से लगी रहती है। नर पक्षी बनाता है और मादा पक्षी उस घोंसले में से जो पक्षी उसे पसंद आता है उसे चूज करती है और उसमें जो है वो अंडे देती है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, अब वहाँ वो चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे जड़ों का जाल, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है एक रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी शब्द से सुनकर के आप ये सोचेंगे कि यह रेगिस्तान में पाया जाता है, तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और ये हर एक बार पूछता है। मैं कह रही हूँ ये वीडियो आप देखिए, एग्जाम में जाइए। अगर इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प नहीं होगा तो आप जरूर कहिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। हाँ, लेकिन अगर हेल्प मिलेगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो देखकर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। ठीक है,
इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार की जो है लगभग होती है। और यहाँ मतलब कि आप सभी के यहाँ पे एनसीईआरटी में जो लाइन्स बताई गई उसके आधार पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। इनकी जड़ी ज़मीन में कितनी गहरी हो जाती है, अगर ये सोचा जाए तो इसकी जो है लंबाई तक ज़मीन की गहरी कहाँ तक जाती है वो बात है यहाँ पे बताई जा रही है। जब तक कि पानी तक ये न पहुंच जाए उतनी नीचे इसकी गहराई जो है जड़ी जाती है। ये पानी पेड़ के तने में जमा होती रहती है और इसके इलाके में रहने वाले जो लोग हैं यह बात जानते थे। तब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता था तो वो वहाँ के लोग इसके तने से अंदर का पतला पाइप डालकर जो है पानी निकाल लेते थे। किसकी विशेषता है ये विशेषता किस पेड़ की है? तो रेगिस्तानी ओक की है। ये आपको पता होना चाहिए कि रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तने में जो है वो पानी की तरह होता है। पानी तने से जो है पाइप पानी लगाकर वो जो है पानी निकालते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बिहू त्यौहार जो कि असम में मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं असम की फेमस जो त्यौहार है बिहू का त्यौहार, और ये भेलाघर का पिक्चर्स देख सकते हैं। असम की मुख्य विशेषता है बिहू का त्यौहार, ठीक है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। आप सभी को इसी तरीके से कंटेंट अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसके साथ ही चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, यानी मेरी मेहनत को लाइक करिएगा फ्रेंड। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा फ्रेंड्स।